चुनावी डाइजेस्ट मध्य प्रदेश पर आधारित चुनावी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि डिजिटल मीडिया का आदर्श सिद्धांत है, हमें सब चीज़ें मुख्य धारा के मीडिया से पहले बोलनी चाहिए। वैसा ही हमने किया। हमने अपना प्रोजेक्शन नवंबर 2022 में दे दिया था। उसके बाद दूसरा हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब मुख्य धारा का मीडिया जो बातें कह रहा हो, उसके पूरक के रूप में हम काम करें, उसको कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट करें। ऐसा हमने अपने 2 वीडियोस एमपीएल लाइव के नाम से किए। और अंत में जब वोटिंग ख़त्म हो जाएगी, उसके ख़त्म होने के बाद और परिणाम की घोषणा से पहले एक बार हम फिर अपना वीडियो देंगे। इस तरह हम डिजिटल मीडिया के आदर्श को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सब चुनाव कई मायनों में बहुत अलग होते हैं और कई मायनों में एक जैसे ही होते हैं। मुद्दे और सरकार सभी चुनावों में एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ उनका अनुपात और प्राथमिकता बदलती रहती है। लेकिन इस बार ये चुनाव कई मायनों में बहुत अधिक विशेष है। मुख्य कारण ये है कि हमारे जीवन काल में इतनी बड़ी आपदा कभी नहीं आई थी। कोविड के बाद एक तरह से पहली बार हमारे प्रदेश व्यापी चुनाव होने जा रहे हैं। इससे हमको ये संकेत मिलेगा कि प्रदेश की आने वाली कम से कम 20-25 साल किस तरह चलने वाले हैं। तो इस मायने में ये चुनाव काफ़ी अलग है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये चुनाव किस तरह से अब तक के चुनावों से अलग है। एक बिंदु तो हमने बता दिया कि कोविड की वजह से। दूसरा बिंदु उसमें ये है कि लगभग पूरे 3 साल तक पूरा प्रदेश चुनावी मोड में रहा। सरकार गिरने के बाद भी आपके उपचुनाव होने थे, उसके बाद पंचायत के चुनाव आ गए। तो एक तरह से चुनावी मोड कभी रुका ही नहीं। मध्य प्रदेश की ये विशेष परिस्थिति रही। इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आप कोठारी जी से मैं पूछूंगा कि आपको ये चुनाव 2023 के चुनाव पिछले अन्य चुनावों से किस तरह से अलग लगते हैं? देखिए, मेरा अनुमान ये है कि जो अभी की सरकार है उसने 18 साल में हम सब लोगों को निकम्मा बना दिया है। काम करने की आदत छूट गई है और हम नॉर्मली काम की तलाश करते थे, अब लोग काम की तलाश ही नहीं करना चाहते। कि इस सरकार ने 18 साल में मध्य प्रदेश को शराबी बना दिया है। और जो मध्य प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश हम लोग मानते हैं, पर्यावरण की दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से हम संभावनाओं का प्रदेश मानते थे, वो संभावनाएं अभी बहुत अलाइव हैं, पर हमारे यहाँ पे वर्कर अवेलेबल नहीं। और वर्कर इसलिए अवेलेबल नहीं है कि सरकार नहीं चाहती कि कोई आदमी काम करे। और जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, तो योग कहता है कि आपके 3600 मसल्स काम करें और आपके सारे अंग काम करें। धीरे धीरे हमारे लोग जो काम करने की शक्ति कम करते जा रहे हैं, उनके मसल कमज़ोर होते जाएंगे और वो काम करने लायक ही नहीं बचेंगे। इसी बिंदु को मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये चुनाव राजनीतिक दृष्टि से या किसी अन्य दृष्टि से अन्य जो चुनाव आज तक हुए हैं मध्य प्रदेश में, उससे किस मायने में आपको अलग दिखाई पड़ते हैं? 2018 की खासियत ये थी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये तीन स्टेट जो हैं, ये अपने आप में भौगोलिक रूप से एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसका मतलब ये है कि हिंदी हार्टलैंड का वो एक बड़ा सा हिस्सा जो कभी बीजेपी जिस पे आंख रखती थी, वो उनके हाथ से निकल चुका था। अब दिक्कत इस चीज़ को लेके होती है कि बीजेपी ने एक ख़ास बात ये भी की है कि पिछले कई सालों से चुनाव की प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से देखना शुरू किया है। कुल मिला के ये होता है कि जहाँ वो 2 सीटें हासिल करती है और दूसरे 10 सीटें हासिल करते हैं, वो वहाँ पे भी सरकार बना लेते हैं। मध्य प्रदेश में भी करीब करीब यही हुआ। जहाँ आप जनमत अर्जित नहीं कर पाते, वहाँ अगर उसके खरीदते हैं तो आपकी कितनी संवेदनाएं होंगी लोगों के प्रति। और जनमत खरीदने की ये प्रक्रिया जो है वो अब इस हद तक बढ़ गई है कि अब आपको इलेक्शन लड़ना नहीं लड़ना कोई मायने नहीं रखता। अब आप सिर्फ चुनाव मैदान में जाते हैं, शोर मचाते हैं और सरकार खरीद लेते हैं।
तो कुल मिला के ये प्रक्रिया जो है वो कितनी घातक हो सकती है जनतंत्र के लिए, ये देखने वाली बात है। और कुल मिला के इससे लोगों को कितना कुछ हासिल हो पाता है, ये भी देखने वाली बात है। उसमें लोगों के अगर आप मध्य प्रदेश को ही लें, कितने दावे किए जाते हैं, कितनी घोषणाएं की जाती हैं, 29-30 हज़ार घोषणाएं हो रही हैं, 3,000 पूरी नहीं हो पा रही उनमें से। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये क्या मायने रखती हैं लोगों के लिए। ठीक है, आप ये कहेंगे कि भाई लोग नकार देते हैं, नकार भी दिया था पिछली बार, क्या हुआ, वो वापस आ गए। अब सवाल ये है कि अब जनता को इस तरह का कुछ की व्यवस्था करनी पड़ेगी जिसमें मार्जिन कुछ इतना हो जिसमें खरीद फरोख्त की गुंजाइश कम से कम हो जाए। तो ये देखने वाली बात है। और दूसरी चीज़ ये भी लगता है मुझे कि खासतौर से ऐसे माहौल में जब आपको घोषणाएं करना है, उनको पूरी करना है नहीं करना है, इस पर कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप बहुत ही स्वाभाविक है कि आप लोगों से कट चुके होते हैं। मध्य प्रदेश को ही लीजिएगा, आप आज किसी भी ऑटो में, किसी भी टैक्सी में जाइए और उससे सड़क के बारे में बात कीजिए, पूरे पूरे राज्य की सरकार को नकार देगा। तो कुल मिला के ये है कि ये सब नकारना जो है वो किसी मायने का नहीं रहेगा। तो फिर स्वाभाविक है, आप जनतंत्र में तो नहीं जी रहे हैं, लड़ाई वो नहीं होगी। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि देश जो है वो एक धीमी गति के गृह युद्ध से गुजर रहा है। आप मार रहे हैं लोगों को, पता नहीं चल रहा लोगों को, और धीमे धीमे आप, अच्छा इस पर आपका कंट्रोल इतना है कि भाई ये कहीं हाथ से न निकल जाए। ठीक है, अभी तक तो है, लेकिन मणिपुर में जो हुआ है उसको देखते हुए आप क्या कह सकते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो हाल है अभी तो ठीक है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये लोग, अच्छा दावा भी इस बात का है कि भाई मंदिर बनाने से, तो समस्या इस बात को लेके हो रही है कि धंधा जो अगर करना है तो वो धर्म का भी कर सकते हैं, किसी के भी चीज़ का कर सकते हैं। तो अब तो फिर किसी चीज़ का कोई मायना नहीं रह गया। जनतंत्र के नाम से आप वोट दें नहीं दें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। नंदी जी, आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव, आपने भी कम से कम 4-5 चुनाव तो यहाँ मध्य प्रदेश के देखे होंगे, किस मायने में आपको, वो चाहे प्रचार के मामले में हो, चाहे मुद्दों के मामले में हो, किस तरह से आपको, यूँ तो हर चुनाव अलग होता है और समान भी होता है, ये चुनाव अगर 1-2 पॉइंट में कुछ अलग बताया जाए तो आपकी निगाह में क्या होगा? मेरे निगाह में से एक है कि कोविड के बाद कोविड जो है उसमें देखा जाए तो प्रॉपर्टी, जो डेटा बताती है प्रॉपर्टी बढ़ी थी, लेकिन इसको जो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स आए वो उसमें पैसे बांटे गए, जो कि एक तरह से कृत्रिम रूप से प्रॉपर्टी लाइन से लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ा मुद्दा तो मुझे यही चीज़ लगता है, जो कि कोठारी साहब ने भी अभी बताया कि निकम्मा बना दिया है। ये ऑल एक आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, जो कि यूएन के लोग भी बड़ा इसको, इंडिया का, मध्य प्रदेश के इसको सराहा बहुत, लेकिन ये एक्चुअली जो है उसमें पॉवर्टी को कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया है। दूसरा जो चीज़ है डेवलपमेंट जो है केवल ज़्यादा प्रचार है, जबकि एक्चुअल डेवलपमेंट दिखती नहीं है हमें। भोपाल का भी एग्जांपल आप दे दें, मेट्रो वगैरह की बात करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली जनता को कितना बेनिफिट करेगी मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना ही है। दूसरा, उसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा रोड्स जो है, जो भी डेवलपमेंट काम करते हैं, इंजीनियर्स काम करते हैं, उसमें एक्चुअली प्लानिंग इज मिसिंग। काम करना है, टाइप का एक प्रोजेक्ट आया करना है, लेकिन उसको प्लान करके नहीं किया जा रहा है। एंड उसमें एक जो चीज़ है, भोपाल का जो क्या बोलते हैं, जो एक नैसर्गिक वो था, वो ख़त्म हो गया है। एंड जिसको मैं भोपाल 36 ईयर्स पहले आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज हम देखते हैं भोपाल के में स्पेशली जब हम शाम को ऑफिस से घर लौटते हैं, इतने ज़्यादा इसमें कंजेशन है, रास्ता में ट्रैफिक है वगैरह, तो कोई इसके ध्यान नहीं दे रहा है। एवरीडे हम उसको देखते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि जनता को कोई बेनिफिट तो हो नहीं रही है, वो जो भी है वो दिखावा है।
कोठारी जी ने कहा कि हमें यहाँ काम करने वाला आदमी नहीं मिलता है, पर विडंबना ये है कि जब कोविड में लॉकडाउन हुआ तो परहैप्स सबसे अधिक लोग जो सड़कों पर चले थे मजदूर, बम्बई और बड़े शहरों से आने वाले, वो मध्य प्रदेश के थे। तो एक तरफ तो मध्य प्रदेश का इतना अधिक माइग्रेशन हो रहा है और दूसरी तरफ यहाँ काम करने वाले नहीं मिलते। नायडू जी ने जो कहा तो उस तरह से काफ़ी हद तक ये सही है कि आपको नकारात्मक राजनीति देखने को मिलती है। वोट से अधिक यहाँ पे वीटो काम करता है कि आपने दूसरे की बुराई कितनी की, और उसमें मेरा एक व्यक्तिगत फार्मूला है कि जितना एक राज्य पिछड़ा होता है उसी अनुपात में वीटो अधिक काम करता है। आपको अपनी अच्छाई, मान लीजिए 40% आपका विकास है और 60% आप पिछड़े हैं, तो अब इलेक्टोरल मैनेजमेंट में ऐसा होता है कि आप अगर 60% दूसरे की बुराई करेंगे, चाहे वो व्यक्तिगत लांछन हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, तो उसमें आपको ज़्यादा इलेक्टोरल लाभ मिलेगा। रही बात जो आपने बात की तीसरी डेवलपमेंट की, तो अब ये समय आ चुका है कि इस डेवलपमेंट पे कि डेवलपमेंट है क्या, इस पे अब थोड़ा सा चर्चा होना चाहिए कि सिर्फ सड़कें पुल पुलिया ही, उसके साथ में पर्यावरण और मानव संसाधन को भी विकास में गिनना है या नहीं गिनना। बहुत साल पहले मध्य प्रदेश में सबसे पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसका तो अता पता नहीं है। तो हमको विकास की परिभाषा पर भी एक ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम मुद्दों की बात करें, मुद्दे और जो सरोकार हैं, आप देखेंगे कि मुख्य धारा की मीडिया से लगभग गायब हैं। सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात हो रही है और इवेंट्स की बात हो रही है, रैलीज हो रही हैं, आपकी यात्राएं हो रही हैं, और अपना अपना आके इंटरव्यू देके नेता चले जा रहे हैं, सामने की डिबेट नहीं हो रही। तो अगर दो बड़े मुद्दे जो पूरे भारतीय राजनीति के रहे हैं, लगभग उसको इस तरह की राजनीति ने गायब कर दिया है। दो जो बड़े मुद्दे थे भारतीय राजनीति के बहुत लंबे समय से, वो थे सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार। लेकिन उसका ऐसा माहौल बना दिया गया है कि भ्रष्टाचार में आप यदि ईडी को चुनाव के समय ही सब जगह भेजेंगे, तो यदि वास्तव में भी व्यक्ति भ्रष्ट है तो आम लोग उसकी आड़ में छुप के बोलते हैं कि ये तो राजनीतिक है। तो भ्रष्टाचार एक तरह का मुद्दा ही आपने खत्म कर दिया, क्योंकि उसकी सीरियस बात को भी आपने हल्का कर दिया है। उसी तरह जो लोग कभी मंदिर या मस्जिद नहीं जाते थे, उन्होंने इतना अधिक दिखावा करना शुरू कर दिया धर्म का, कि वो भी जो सांप्रदायिकता वाला मुद्दा है, जो दो बड़े मुद्दे थे, वो हमारी भारतीय राजनीति से लगभग गायब होने को है। ये तो इस तरह ही है कि कोई आप रेफ्रिजरेटर लेने जाइए, आपको ब्रांड नेम ऊपर से कुछ भी लिखे, लेकिन उसके पीछे का कंप्रेसर दोनों एक ही पार्टी का है। तो हमारे वोटर्स के पास कोई चॉइस बच नहीं रही। तो इसमें हम ही लोगों का एक फ़र्ज़ बनता है, जो बुद्धिजीवी या प्रबुद्ध लोग हैं, हमारे पास एक छोटा सा मीडियम है जिसमें कम से कम उसकी तरफ हम इशारा कर सकते हैं। मुख्य धारा में तो इसका इशारा भी नहीं हो रहा। तो इसी सिलसिले में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस चुनाव में आपके लिहाज से कौन से दो बड़े मुद्दे और सरोकार हैं? देखिए, मेरे लिए मध्य प्रदेश, मैं भारत का नागरिक हूँ और मैं पिछले 18 साल से देश की प्रति व्यक्ति आय से मेरी आय तो देश के बराबर नहीं है। तो मेरा पहला मुद्दा तो मेरी आर्थिक उन्नति का है। दूसरा मुद्दा मेरा है कि मेरे बच्चों को शिक्षा और मेरे बच्चों को स्वास्थ्य। अब मैं जिस उम्र में हूँ, तो बैंक मुझे कहता है कि आप तो 65 के हो गए, तो आपको कोई आर्थिक मदद हम नहीं कर सकते। आप कितनी सिक्योरिटी दें, आप लड़का लाइए, लड़की लाइए, दामाद लाइए, तो हम आपको लोन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं सिक्योर्ड लोन मांग रहा हूँ तो मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए? मुझे क्या दिक्कत है? दूसरी मेरी दिक्कत यह है कि मुझे रेलवे में कंसेशन मिलता था ट्रैवल करने के लिए, तो अब मुझे वो कंसेशन विड्रॉ कर लिया और ये कह रहे हैं कि मेरे दादाजी को, मेरे पिताजी को वो तीर्थाटन कराएंगे। अरे तीर्थ तो बात की बात है, पहले मुझे ट्रैवल तो करने दीजिए। उसके बाद वो ये कहते हैं कि हम तो सबके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। अगर सबके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं तो फिर मुझे डॉक्टर क्यों कह रहा है कि बाजार से दवा लाओ? डॉक्टर क्यों कह रहा है? मुझे मालूम है कि यहाँ पे एक निवृत्तमान चीफ सेक्रेटरी को भी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिली, और उसके बाद जो कॉस्ट उनने पे की, वो कॉस्ट कोई आम आदमी तो पे नहीं कर सकता।
तो हमारी सारी दिक्कत ये है कि 2003 में जिस व्यक्ति को हमने चुना, जिसके पास चप्पल जूते खरीदने को पैसे नहीं थे, उसकी संपत्ति तो 40,000 करोड़ हो गई, और मेरी संपत्ति में मुझे कह दिया गया कि आपकी उम्र हो गई, अब आपको कुछ नहीं देंगे। तो मुझे ये बताइए कि मेरी प्रति व्यक्ति आय भी नहीं बढ़ रही, मेरा एनवायरनमेंट भी नहीं बढ़ रहा, और पोल्यूशन बढ़ रहा है, और ट्रैफिक जाम बढ़ रहा है, और साथ में 2003 के बाद 2014 में मुझे ये कहा गया कि मनमोहन सिंह सरकार तो निकम्मी है, वो 60 रुपए पेट्रोल बेच रही है, हम आपको 20 रुपए में पेट्रोल देंगे। आज मैं पेट्रोल 108 रुपए में खरीद रहा हूं। मुझे कहा गया कि हम ब्लैक मनी निकाल के 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालेंगे। तो पता लगा कि वो 15 लाख तो कभी आए नहीं। तो सारी चिंता जो मेरी है वो आम आदमी की चिंता है, और वो जब तक बात बनेगी नहीं तब तक बात मध्य प्रदेश के लिए और उनके वोटर के लिए। और मुझे ये बताइए कि मैं जन्मजात हिंदू हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे रोज लोग कहते हैं कि मुसलमान मीट खाता है। मैं आपसे चैनल से ये बात कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार तो कहती है कि 73% लोग मांसाहारी हैं, तो फिर 18% मुसलमान और ये 73% के बीच के लोग कौन हैं जो मांसाहारी हैं? और अगर मेरे यहाँ काम करने वाला आदमी मांसाहारी है तो उसके काम करने से, मांसाहारी होने से उसके काम की शक्ति में और काम की चरित्र में क्या फर्क पड़ता है? हम जब तक ये बात नहीं समझेंगे कि राम मर्यादा पुरुष थे, तो क्या शिवराज और नरेंद्र मोदी मर्यादा पुरुष हैं क्या? तो हम किसे किसे चाहते हैं? तो जब तक हम अपने समाज को नहीं जानेंगे, हमारे आसपास को नहीं जानेंगे, तो कैसे प्रगति होगी? आर्य साहब, आपके हिसाब से इस चुनाव में दो बड़े मुद्दे और सरोकार। देखिए, एक ख़ास बात जो मुझे बार बार मेरे दिमाग में घूमती रहती है वो ये है कि सरकार जितने दावे करती है उसके मुकाबले में उसके काम कितने हैं, ये गिनाने का जहाँ तक मौका आता है। हम लोग प्रत्यक्ष रूप से अगर देखें, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, छतरपुर के आसपास की जगह है, एक ऐसी जगह जहाँ पे बीना के आसपास की जगह है, जहाँ पे एक ऐसा केस हुआ जहाँ के मंत्री महोदय जो हैं वो काफ़ी मतलब अहम राजनीतिज्ञ हैं। वहाँ ये हुआ कि एक लड़के ने किसी लड़की को छेड़ा, और वो लड़की जो है वो उसके बाद में ये पता चला कि उसको पूछा गया कि भाई किस तरह का बात क्या हुआ, वाक़या उसके साथ में। और वाक़या ये था कि वो सुबह शौच से लौट रही थी, तब उसके साथ में बदतमीजी की गई, और ना सिर्फ बदतमीजी की गई, आगे जाके बहुत भी कुछ किया गया। उसके भाइयों को मारा और भी लोगों को मारा। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दावे दो थे इसमें। एक तो महिलाओं की सुरक्षा को लेके थे, वो तार हो गए। दूसरा, आप कह रहे हैं कि ओडीएफ मतलब आपने जो है जो खुले में शौच करने की व्यवस्था है उसको ख़त्म करने की बात की, और ये दावा भी कर दिया कि पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा अब कोई जगह नहीं रह गई जहाँ पे खुले में शौच होता है। जबकि आप खुद भोपाल में अगर देखें, मैं कहता हूँ कि नेहरू नगर के रास्ते पे चले जाइए, आपको आधा सड़क तो वहाँ भरी भरी नज़र आएगी। तो ये किस तरह के दावे हैं, और इस दावे के चलते उस महिला के साथ में जो हुआ उसका क्या? इसमें तो दो दावे आपके तार हो गए। एक तो आपने उस महिला की सुरक्षा का, और उसमें प्रश्रय भी उस व्यक्ति को मिल रहा है जो गुनाह कर रहा है। तो आप ऐसे, ये एक अकेला इकलौता एक मतलब नमूना नहीं है, ऐसे बहुत सारे 20 नमूने आपको इस ज़रा सी तहकीकात में मिल जाएंगे। तो ये पता लगता है कि हम लोग किस चीज़ पे भरोसा कर रहे हैं। ये सिर्फ पैसा बांटने वालों की सरकार को हम लोग अगर काम करने वाली सरकार मान रहे हैं तो बहुत ही अजीब विडम्बना होगी जनतंत्र को लेकर। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि ये सरकार ने कोई काम नहीं किया।
ऐसा तो कोई किसी के बारे में भी नहीं कह सकता, लेकिन जो काम किए हैं वो कितने सार्थक हैं ये देखने वाली बात है। नंदी जी, आपकी राय में इस चुनाव के लिए दो बड़े मुद्दे और सरोकार क्या है? मुझे तो ये लगता है कि हमारा जो सिटीज़ हैं, शहर हैं, वो बढ़ रहे हैं, उसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि इन्फ्लक्स ऑफ द पीपल है, जो दूसरे जगह से भी आ रहे हैं और गांव से तो आ ही रहे हैं। और ऐसा प्रिडिक्शंस है बाय 2035 या ये एक समय पे शहर एंड गांव के पॉपुलेशन बराबर हो जाएंगे, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमें जो ज़रूरत है डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है कि गांव को भी बेसिक जो सर्विसेज के अधिकार है उन्हें भी मिलना चाहिए। क्यों केवल शहर में ही क्यों वो दिया जाए? शहर में पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या है कि बेसिक सर्विसेज प्रोवाइडर जो है, जो लोकल बॉडीज है, उसके पास तो क्षमता रह नहीं गई है उसको प्रोवाइड कर सके। तो ये जो ज़रूरत है कि इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए या गांव में भी जो रूरल एरियाज हैं उसे ऐसे विकसित किया जाए कि उसमें से लोग शहर की तरफ ना आए, उसका उस पर कोई चिंता नहीं किया जाता। एंड दूसरा बात ये है कि पॉपुलेशन सिटीज के बढ़ने के कारण उसका जो एनवायरमेंटल जो कैपेसिटी है उसको ये करने का वो खत्म हो रही है। दिल्ली मुंबई वगैरह का तो एग्जांपल है ही। भोपाल में भी शाम के समय विंटर में पोल्यूशन बहुत बढ़ जाती है, तो इसको भी एक ध्यान रखना चाहिए। जितना कि जो फॉसिल फ्यूल आधारित जो हमारा व्हीकल्स चलते हैं आजकल, नो डाउट कुछ इलेक्ट्रिकल व्हीकल चल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से आपके दूसरे व्हीकल्स के नंबर बढ़ रहा है उस प्रोपोर्शन में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स नहीं आ रहे हैं। तो दैट मीन्स आपका जो एनवायरमेंटल जो कैपेसिटी है या डिटेरियोरेशन बढ़ रहा है। एंड जो बेसिक सर्विसेज में जो एक मुद्दा सबसे बड़ा जो चीज़ है पानी का, उसको ध्यान नहीं जा रहा है। ये बढ़ते हुए है, इसमें ग्राउंड वाटर की एब्स्ट्रैक्शंस बहुत बढ़ रही है। एंड भोपाल जैसे है, पहले अपर लेक पे आधारित थी, उसके बाद कोलार आया, ये सब है, उसके बाद भी अब हम नर्मदा से ही पानी ले आ रहे हैं। तो हमारा आज के डेट में जो मध्य प्रदेश का है, सबको ही आजकल सोचता है कि सिटी का डेवलपमेंट अगर करना है तो उसमें जो पानी का रिक्वायरमेंट है वो नर्मदा से ही आना। तो नर्मदा एक रेन फेड रिवर है, उसका भी एक कैपेसिटी है, वो कितना दिन तक उसको ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है, इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। दो तीन जो चीज़ें निकल के आई हैं कि पहली सबसे बड़ी चीज़ जो कोठारी साहब ने कही कि हमको अपनी आर्थिक प्रगति चाहिए। तो मैं आपसे एक आंकड़ा शेयर करूंगा जिससे आपकी शायद आंखें खुल जाएंगी। और ये हमारा जब से मध्य प्रदेश बना है 1956 से, तब से लेकर आज तक, यानी कि ये दोनों सरकारों पर लागू होता है। जब मध्य प्रदेश बना था तब भी मध्य प्रदेश देश में 15वें स्थान पर था। उस समय राज्य भले ही थोड़े कम थे और छत्तीसगढ़ हमारा हिस्सा था। और 2023 में भी जो आंकड़े आए हैं उसमें भी मध्य प्रदेश 15वें स्थान पर ही है बड़े राज्यों में। तो इसका मतलब है कि जितनी सरकारों ने भी आज तक जितनी भी दौड़ लगाई है वो दौड़ सिर्फ उसी जगह पर बने रहने के लिए लगाई है। हम सिर्फ इसी चीज़ के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं कि उन्होंने हमको और पीछे नहीं खिसकने दिया। लेकिन जो भी दावे होते हैं कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो, दोनों ही सरकारें इसमें नाकाम हुई हैं। दूसरी बात जो प्रति व्यक्ति आय की है, तो उसको भी हमको किस तरह की प्रगति चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे केंद्र में मोदी ने यह घोषणा की कि हम इसको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। तो जैसे ही उसने ये घोषणा की, 2 4 5 राज्यों ने, खासकर भाजपा शासित राज्यों ने अपनी अपनी घोषणा तुरंत में कर दी। तो उन्होंने बोला कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे 2030 तक। तो उसमें सबसे पहले तमिलनाडु ने बोल दिया कि उसमें 1 ट्रिलियन का योगदान हमारा रहेगा। उसके बाद महाराष्ट्र ने बोल दिया, उसके बाद उड़ीसा ने बोल दिया, उसके बाद यूपी ने बोल दिया, उसके बाद राजस्थान ने बोल दिया। तो 5 ट्रिलियन तो यहीं पे ख़त्म हो गए। तो उसके बाद मध्य प्रदेश का ये घोषणा करना कि हम 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाएंगे, कहाँ फिट बैठता है? या तो केंद्र की घोषणा गलत थी या ये 1 ट्रिलियन गलत है। तो जब ये बात उनको बताई गई तो उन्होंने उस अपने टारगेट को कम करके $550 बिलियन पे किया। ये तो टोटल जीडीपी की बात हुई। प्रति व्यक्ति में हमारा जो गैप है वो और राज्यों से और अधिक ज़्यादा है।
जबकि यदि हमारी जीडीपी उतनी बड़ी ना हो तो कम से कम प्रति व्यक्ति आय में और जो गैप होता है वो थोड़ा कम होना चाहिए। तो ये भी एक उल्टा रास्ता है। आपने जो बात की कि डिसेंट्रलाइज सिटीज़ की बात होनी चाहिए, तो जैसे कि पूरे इंडिया के पास सिर्फ दुनिया में मौका है, बाकी सब विकसित देशों में सिटीज़ ऑलरेडी बन चुकी हैं। चाइना में भी काफ़ी सिटीज़ पिछले 20-30 साल में बन गई। सिर्फ इंडिया में आने वाली सेंचुरी में बड़ी सिटीज़ बननी है, और इंडिया के अंदर भी मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक संभावना है कि हम अपनी सिटीज़ डी नोवो मतलब शुरुआत से स्टार्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पे बने कि सबसे बेहतर मिड साइज सिटी बनाएं, मेट्रो करने पे और मेगापोलिस की तरफ ध्यान ना दें, तो हमारे यहाँ सबसे बेहतर मिड साइज सिटीज़ बन सकती। अब इसको हम अगर बात को आगे बढ़ाएं तो हमको देखना है कि इस चुनाव में मीडिया का रोल कैसा रहा। तो बड़ी विचित्र स्थिति पहली बार बनी है इस बार कि होना तो यूँ चाहिए कि जो जो चुनाव आपके पास आए तो आपके मीडिया में डिस्कशन और डिबेट्स बढ़नी चाहिए। हुआ ये कि डिबेट्स कम होना शुरू हो गई, यहाँ तक कि प्रवक्ताओं ने आना बंद कर दिया, बड़े नेताओं ने आना बंद कर दिया। एकदम सैनिटाइज्ड वे में अगर नेता आते हैं तो जो स्ट्रेटजिस्ट और पब्लिक रिलेशंस के व्यक्ति बैठे हैं वो ये सुनिश्चित करते हैं कि कौन सा नेता किसके सामने आएगा और कितना बोलेगा। आमने सामने की डिबेट जो जो चुनाव का काल आया लगभग बंद कर दी गई। इससे भी आगे बढ़ के बात ये हुई कि सबसे पहले भाजपा ने अपनी सीटें घोषित की। वो सीटें करीब 3.5 महीने पहले घोषित कर दी। तो जैसी ही सीटें घोषित हुई, सारे पत्रकार, स्वाभाविक है कि जिसके नाम की सीटें घोषित होती हैं उससे बात करने जाते हैं, लेकिन दिल्ली से उनको फरमान दे दिया गया कि वो मीडिया से बात नहीं करेंगे। जो दिल्ली का एक फॉर्मेट चला है कि मीडिया से बात नहीं करना, तब आप आम जनता से समझिए कि जब वो नेताओं से बात नहीं कर पा रहे, चुनाव के समय, आम समय में लोगों के पास इतना टाइम होता नहीं कि वो गहराई से बातें सोच सकें। ये टाइम एक पब्लिक एजुकेशन का भी होता है। उस टाइम में यदि डिबेट्स और चीज़ें और कम कर दी जाएंगी और हमास वगैरह वगैरह पे डाइवर्शनरी होगा और जो आपका कैंडिडेट है उससे आप मिल ही नहीं सकते, तो आपका लोक शिक्षण कैसे होगा? पहले से भी खराब हो जाएगा। आप सिर्फ व्हाट्सएप या अन्य चीज़ों के द्वारा कंट्रोल लें। तो इसी संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप भी मीडिया का कवरेज काफ़ी समय से कई चुनावों में देखते रहे, इस बार आपको कुछ को अलग दिखाई पड़ता है क्या? देखिए, मीडिया दुर्भाग्यवश, मैंने अपने स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में एक स्वतंत्र मीडिया को देखा था, और जो मुख्यमंत्री के सामने भी मुख्यमंत्री की बुराई करता था। हमने वो विधानसभा भी देखी है मध्य प्रदेश की कि जब पार्टी के लोग पार्टी के काम की ही आलोचना विधानसभा में करते थे। अब दौर आ गया है चमचागिरी का, और उस चमचागिरी में हम कहते हैं सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर विदिशा के लोगों को बारामती जैसी आर्थिक संपन्नता नहीं मिल पा रही। तो ये मीडिया को भी नहीं समझ में आता, और मीडिया सोचता है कि ये तो उनका विषय ही नहीं है। अब जैसे मैं बड़ी सीधी बात कहूं, और मैं इसमें कॉम्प्लीमेंट कहूंगा कि इन दिनों बड़ी चर्चा चल रही है शोले फिल्म और जय वीरू की। शोले फिल्म और जय वीरू 60 साल पहले ये फिल्म आई थी। 60 नहीं, शायद 55 साल पहले आई हो। तो ये मेरे उम्र के लोगों के लिए तो जोक हो सकता है, पर जिन लोगों ने शोले देखा ही नहीं, जिनने जय वीरू सुना ही नहीं, वो पॉपुलेशन तो 5 करोड़ है। हम लोग तो 2.5 करोड़ बचे हैं। आप तो खैर मीडिया से ही जुड़े रहे हैं, तो इस बार जिस तरह मीडिया में ये इस चुनाव का कवरेज या हो रहा है, आपको कैसा लगता है कि इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बेहतरी हुई है या क्या कमी रह गई? ये मेरे 50 सालों में से 18 साल इंडियन एक्सप्रेस में गुजरे, जो अपने आप में एक अलग किस्म का अखबार इस लिहाज से होता था कि वो जनता की आवाज़ बनता था। और ख़ास बात ये थी कि उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा जाता था हम लोगों से कि भाई आपका काम सरकार के साथ में तालमेल बैठाना नहीं है, आपका काम है सरकार की आलोचना करना या उसका खामियां निकालना ताकि वो बेहतर काम कर सके।
अगर कोई सरकारी आदमी आपकी तारीफ करता है तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं। अब ये स्थिति है कि अगर सरकार के साथ में आप तालमेल बैठा रहे हैं, कोई भी काम सरकार का आपको गलत नजर नहीं आ रहा, तो इसे आप कितनी पत्रकारिता कहेंगे मुझे नहीं मालूम। मैं तो मतलब मेरा दूसरा अनुभव ये था कि हम लोग अक्सर महसूस करते थे, कुछ ऐसे अखबार होते थे जिनके बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं वो मालिक होते थे, लेकिन ये था कि वो अखबार के अलावा कोई और बिजनेस नहीं करते थे, कोई और उद्योग नहीं था उनका। तो ये माना जाए कि वो अपने किसी दूसरे उद्योग के संरक्षण के लिए सरकार के सामने हाथ नहीं जोड़ते थे, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि देखिए एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जब इमरजेंसी से पहले उनके अखबार को विज्ञापन मिलना बंद हो गया। सरकारी तो खैर सरकारी गैर सरकारी लोगों को भी धमकी दी गई कि अगर उनको इश्तेहार दिया तो खैर नहीं। तो ये स्थिति थी कि वो बहुत ख़राब हालत में अखबार निकाल रहे थे। किसी एक उद्योगपति ने उनकी मदद की और उन्होंने अखबार इमरजेंसी में भी चलाया, और इसके बाद में ये महसूस किया गया कि उस अखबार के चलते ही सरकार बदलने की नौबत आ गई। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की सरकार गिरी तो उसमें उस अखबार का काफ़ी अहम किरदार था, और ये सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं रहा। देखिए उसके बाद में जनता पार्टी की जो सरकार आई वो भी गिरी, और उसमें भी उसके गिरने का श्रेय जो है उसी अखबार को जाना चाहिए। तो अखबार सरकार बनाने के लिए नहीं बनते हैं, वो सरकार की आलोचना के लिए बनते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये सबसे अहम भूमिका है उनकी। और अब टेलीविजन के चैनल के चलते एक रेवेन्यू मॉडल इस तरह का आ गया है कि इसमें आपको कुछ शोर मचाना है, टीआरपी कलेक्ट करना है और पैसा इकट्ठा करना है। तो अच्छा, एक खासतौर से उद्योगपति जो है वो अगर सरकार के खिलाफ लिखता है तो उसके सारे फिर ईडी भी आ जाएगी, बाकी लोग भी आ जाएंगे। तो अब ये स्थिति ऐसी पैदा कर दी गई कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता कर ही नहीं सकते, मतलब आलोचनात्मक तो करना दूर की बात, आप निष्पक्ष भी नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो देख रहे हैं, मुझे उम्मीद तो है कि ये स्थितियाँ बदलेंगी, क्योंकि देखिए मैं एक चीज़ महसूस करता हूँ कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई जरूर थी, लेकिन लगा के वो सब कुछ किया जो वो करना चाहती थी, उतना पुरुषार्थ तो उनमें था। हम लोग अब वो स्थितियाँ देख रहे हैं जहाँ इमरजेंसी ना लगा के भी सारे प्रावधान उसके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और इसमें मीडिया कहाँ बैठ रहा है। तो ये देखने वाली बात है। मुझे ऐसा लगता है कि परिस्थितियाँ बदलेगी जरूर, मैं उम्मीद रखता हूँ, लेकिन अभी के हालात को बहुत अच्छा आदर्श तो नहीं माना जा सकता। जी, आप भी एक श्रोता के रूप में मीडिया से भी आपका वास्ता पड़ता रहता है। इस चुनाव के मद्देनज़र आपको ऐसा लगता है कि जो सूचनाएं या जो जानकारी आपको कैंडिडेट्स के बारे में या मुद्दों के बारे में मिलनी चाहिए, वो आपको निष्पक्ष रूप से आपको मिल रही है? मैं तो एक चीज़ जो इस बार का ट्रेंड जो देखा हूँ स्पेशली प्रिंट मीडिया में, कि पार्टीज अपने आप में एडवर्टाइज कर रही है, 2-3 पेज एवरीडे आ रहा है, अपना डेवलपमेंट क्या किया है उस पर आ रहा है। ये तो पार्टी अपने से कर रही है। और जहाँ तक का कुछ अगर कोई कमेंट्स किसी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में किसी ने एनालाइज करके दिया है तो गवर्नमेंट का उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कि अगर नेगेटिव कुछ दिया हुआ है किसी डेवलपमेंट काम का गवर्नमेंट का, तो उसमें गवर्नमेंट साइड से उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, इंटरैक्शंस नहीं है, या क्या बोलते हैं उस पर गलत है सही है, या गवर्नमेंट इसके बाद क्या करने जा रही है, इस तरह से कुछ नहीं है। तो ये अभी का जो है ये एक तरह से तो गवर्नमेंट द्वारा बताए गए ही ज़्यादा दिख रही है rather than analytical things in this. Can I add a point? जी, आप एक पॉइंट बोलिए। हाँ, मैं एक पॉइंट ये कहना चाहता था कि देखिए अखबार में रहते हुए हम लोगों ने कई बार ये सुना भी है, एक बड़ा सा कोट था कि बहुत इम्पोर्टेंट कोट था कि जो सरकार खबरें छुपाने की कोशिश करती है वो असली खबर है, और जो बताने की कोशिश करती है वो इश्तेहार है। तो हम लोग अब इश्तेहारों के ज़माने में जी रहे हैं, खबरों के ज़माने में नहीं जी रहे। खबरें हमारे आपस में जो भी बातचीत हो जाती है वो होती है, लेकिन इश्तेहार ही तो सरकार का जो है वो असली किरदार बन गया है। और मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक चीज़ है। अभी तो ठीक लग रहा है, लेकिन जब ये विपक्ष में होंगे तब
तब क्या होगा? आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया और नायडू साहब ने सही कहा कि इश्तहार का जमाना है। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने ये कहा कि हम एक्सपोर्ट मध्य प्रदेश से 3% से 5% बढ़ाएंगे और इस पे पेड सप्लीमेंट निकले। तो जो दिक्कत हम सबको हो रही है वो ये हो रही है कि जो सरकारी अधिकारी जिम्मेदार मानता है अपने आप को, वो चीजें करेक्ट भी नहीं करना चाहता, वो जानना भी नहीं चाहता। तो हम एक अंधेरे युग की तरफ धकेले जा रहे हैं जहां पे रोशनी जो आगे दिखनी चाहिए वो रोशनी नहीं दिखेगी। ये कहा जाएगा कि मैं जो कह रहा हूं वैसा ही है। तो हमारी दिक्कत ये हो गई है कि अब हम एक अंधकार की तरफ जा रहे हैं। जो मीडिया हमें लाइट हाउस का काम करता था, जो नायडू साहब बात कर रहे हैं कि लाइट हाउस होते थे, अब वो लाइट हाउस बंद हो गए और लाइट में हम जब चाहेंगे तब स्विच चालू करेंगे, जब लाइट चाहेंगे तब स्विच करेंगे। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि जो आप सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं और ये जनता के पैसे हैं और लाखों रुपए के होते हैं, सिर्फ एक सरकार नहीं, बड़ी विचित्र स्थिति आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अखबारों में आपको पंजाब से लेके कर्नाटक के पैसे हैं, पंजाब के पैसे हैं। तो सभी सरकारों ने, दिल्ली की सरकार मात्र ने नहीं, चुनाव के समय यहाँ करना शुरू कर दिया और यहाँ तो ये बात है ही। अब इसमें एक और जो तड़का लगा है वो सोशल मीडिया का लगा है। सोशल मीडिया में भी जब कुछ साल पहले जो चुनाव हुए थे उनको पहला फेसबुक चुनाव कहा गया था। अब ये चुनाव जो एक तरह का है, पहला ऐप का चुनाव है। अब ऐप वाले में भी जो होता है कि जितना पिछड़ा क्षेत्र होता है वहाँ उल्टी जानकारी अधिक आती है। विदेशों में ऐसा होता है कि जो विकसित देश हैं कि आपकी कोई जानकारी सोशल मीडिया पे गलत होती है तो मुख्य धारा उसको ठीक कर देता है। यहाँ इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो रहा है। कई ऐसे स्वतंत्र पत्रकार हैं जो इस समय सोशल मीडिया पे हैं, तो कई बार जो आपको मुख्य धारा के मीडिया पे देख के शक होता है उसको आप चेक करते हैं सोशल मीडिया पे, उनके डिजिटल उस पर जाकर। तो उसमें भी आपको मध्य प्रदेश में सबसे अधिक फेक न्यूज, सबसे अधिक मॉफ न्यूज और सबसे अधिक पेड न्यूज का आपको देखना पड़ रहा है। तो आपको एक तरह से दोहरी मार पड़ रही है। अब इसमें यदि जो आपने बात की थी कि काफी जो फायदे वगैरह लोग करते रहे, इसमें कुछ राज्यों ने शुरुआत की थी और कोठारी जी ने मुझे एक बार एक मेल भी भेजा था। उससे पहले मैं तो कई सालों से अब एक सिटीजन डॉक्यूमेंट पूरी सरकार का 5 साल का निकालता हूँ, लेकिन जब चुनाव आता है तो एक सिटीजन्स रिपोर्ट कार्ड भी निकालते हैं। तो वो हमारे व्यू से होता है कि हम कितना बृहद व्यू देखते हैं। लेकिन एक किसी प्रदेश ने, मैं नाम भूल गया हूँ, एक वोटर्स रिपोर्ट कार्ड भी निकाला है कि इतना भर तो बोल दो कि जो आपने खुद वायदे किए थे मैनिफेस्टो में। तो वोटर्स रिपोर्ट कार्ड भी निकालने की प्रथा शुरू है कि हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे, जो आपने बोला था। तो इस लिहाज से यदि आप ये 2023 वाले को देखेंगे तो अगर वोटर्स रिपोर्ट कार्ड में अगर 2-3 बातें दिखी जाए तो एक तरह से 2 सरकारें इस पीरियड में हुई हैं, एक कमलनाथ की, एक इसकी। तो कमलनाथ का अगर वोटर्स रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो 26 लाख किसानों का, 2 लाख का भले किसी का एक नहीं हुआ, उतने किसानों का कर्जा माफ हुआ। ओल्ड एज पेंशन डबल हुई, ये तथ्यात्मक है। मैरिज स्कीम को डबल किया गया। जो भाजपा ने मुख्य वादे किए थे उसमें से मुख्य वादे पूर्ण नहीं हुए। एक मुख्य वादा था कि 10 लाख जॉब्स हर साल देने का, तो वो तो अता पता नहीं। फिर हुआ कि हम बाद में हुआ कि 10 लाख पूरे 5 साल में देंगे, फिर वो भी नहीं हो पाया। तो हुआ कि चुनावी साल में आपको 1 लाख देंगे, लेकिन आज दिनांक तक सिर्फ 68,000 नियुक्ति पत्र और उनमें से भी कुछ पुराने पेंडिंग से वो दिए गए। फिर एक बड़ी जो इन्होंने बड़ा वायदा किया था इस बार जो भाजपा ने, कि जो कमजोर किसान भी हैं उनको प्रोपोर्शनेट बोनस दिया जाएगा, कि जो मंडी नहीं आ पा रहे या एमएसपी पे नहीं बेच पा रहे उनको अपनी उत्पादकता के अनुसार उनको पैसा दिया जाएगा। एक बड़ी बात थी, वो भी नहीं हुआ। फ्री एजुकेशन टिल पीएचडी टू इकोनॉमिकली वीक पर्सन्स, वो भी नहीं हुआ। एक बात कुछ हद तक पूरी हुई है जो ग्लोबल स्किल्स पार्क की थी, वो भी अभी बस मात्र शुरुआत ही हुआ है। तो इस तरह यदि वोटर्स रिपोर्ट कार्ड भी देखा जाए तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। एक कोविड उसमें बहाना हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनमें से कोई भी, हर चुनाव इस बात के लिए भी होते हैं कि आखिर विधानसभा जो है कानून बनाने के लिए बनी है, कि कोई भी कानून चेंज होना चाहिए, उस कानून की कोई चर्चा ही नहीं हो रही। छोटी मोटी सब्जी भाजी की चर्चा हो रही है। इतना बड़ा कांड आपके साथ हो गया कि आपका एंटी डिफेक्शन लॉ फेल हो गया। माना कि वो कानून केंद्र से बनता है, लेकिन एक शुरुआत तो यहाँ से हो सकती है कि ये चीज दोबारा ना हो।
कि आपको एंटी सबवर्शन लॉ भी, कि कोई व्यक्ति यदि आपकी पार्टी छोड़ के जाता है तो कम से कम उस कार्यकाल में वो दूसरी पार्टी से तुरंत चुनाव न लड़ सके, और इतना ही दमदार व्यक्ति है तो वो स्वतंत्र चुनाव लड़े। तो कुछ नियम जो उस बारे में चर्चा होनी चाहिए थी, पर दोनों पार्टियां चुप हैं कि जिसका जोर चलेगा वो दूसरे को खरीद लेगा। तो मतलब चुनावी और विधान की भी कोई बात इसमें विधानसभा इलेक्शन में नहीं हो रही। विधानसभा इलेक्शन इसलिए भी होते हैं कि हमारे चुनावी सुधार क्या। तो मैं आप लोगों से शुरुआत करूंगा। कुछ दिन पहले मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त से भी बात की थी, भूतपूर्व, मेरे भी अपने कुछ विचार हैं, पर मैं पहले आप ही लोगों से शुरुआत करता हूं कि जो आपको आंख से दिख रहा हो, अगर एक या दो चुनावी सुधार करने को जो डूएबल हो, जो किए जा सकते हो, तो आप कौन से सुझाव देंगे? मैं पहले आपने जो ग्लोबल स्किल पार्क की बात की, यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे दुनिया में इस समय अमेरिका कहता है कि हमें 5.5 लाख नर्सें चाहिए, बीएससी नर्स चाहिए जो अंग्रेजी जानती हो। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका पूरे जोर लगा के अपने नर्सिंग स्टूडेंट्स को तैयार कर रही है। दुर्भाग्यवश उन 5.5 लोग जो अमेरिका में इस समय वो 5.5 लाख लोगों को वीसा और अपने परिवार के माइनर बच्चों को वीसा और पति या पत्नी को वीसा देने को तैयार हैं। हम ग्लोबल स्किल पार्क की तो बात करते हैं, पर हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम हर साल 500 आदिवासी महिलाओं, 500 ओबीसी महिलाओं को नर्सिंग में ट्रेन करके आगे भेजें। दुर्भाग्यवश हमारे सारे नर्सिंग कॉलेज सीबीआई की इंक्वायरी में फंसे हुए हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर लगे हुए हैं, उनके एग्जाम नहीं हो रहे। हम किस स्किल पार्क की बात और किस अंधेरे की बात करें? अगर चुनावी सुधार की बात करूं, यदि आप एक या दो चीज जो बिल्कुल की जा सकती हो, जो आपको दिख रही हो, तो देखिए एक दिलचस्प चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको। ADR ने एक मरतबा ये कहा था कि भाई क्रिमिनल रिकॉर्ड जो होता है किसी भी कैंडिडेट का वो पब्लिक होना चाहिए, और ये चीज़ जब कही गई तो 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 3 साल पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो भी कैंडिडेट हैं, वो उम्मीदवार जो हैं, वो अपने खिलाफ जो केसेस लगे हैं उसका ब्यौरा जो है अखबारों में 3 अखबारों में छापने की व्यवस्था करें खुद। और वो बात आई गई। इससे पहले भी कई बार एक बात 2-3 चीज़ें कही गई कि भाई एक तो पुलिस का सुधार और एक चुनावी सुधार, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही हैं। तो चुनावी सुधार का जहाँ तक सवाल हुआ, ये जब बात कही गई तो एक स्टेज ऐसी आई जिसमें ये हो नहीं रहा था, तो कुछ लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट में गए ये कहने के लिए कंटेम्प्ट है सुप्रीम कोर्ट का कि जिसमें ये आपने बात कही और उसका अमल नहीं हुआ। अब वो बात जो है वो 3 साल पहले कही गई और उस पर फिर से उस कंटेम्प्ट के मामले को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ये बात कही कि अब जो है आप कैंडिडेट जैसे ही बनते हैं आप अपने क्राइम रिकॉर्ड के बारे में ब्यौरा अखबारों में छापें। अभी जब चुनाव घोषित हुए यहाँ पे, तो यहाँ के मुख्य चुनाव अधिकारी जो हैं उन्होंने ये कहा कि इस बार बहुत सख्त कानून से हम लोग उसको डील करेंगे और ये चुनाव जो है इसमें ये कानून लाया जाएगा जिसमें आप आदमी को अखबारों में देना पड़ेगा, जैसे कोई नया इजाद किया हुआ कानून है। जबकि वो उस कंटेम्प्ट पिटीशन के बारे में एक सिर्फ अमल का काम कर रहे थे। तो कुल मिला के हम लोग जो चीज़ें ऑलरेडी रिकॉर्ड में आ चुकी हैं उनको किस हद तक हासिल कर पाए ये देखने की जरूरत है। अगर हम लोग किसी भी एक चुनाव में कोशिश की भी गई कि पंचायत चुनाव अगर आप लड़ रहे हैं तो आपके क्रिमिनल क्राइम रिकॉर्ड जो है वो बूथ के सामने ही लगा हुआ, एक ऐसी व्यवस्था आप कर दें जिसमें ठीक है अखबार में ना छाप पाए, कम से कम उस बूथ के सामने आपके रिकॉर्ड तो हो जिसमें आपके बारे में पब्लिक को पता चले, वो देखे और किस तरह का कैंडिडेट चुन रही है, किस तरह के लोग व्यक्ति को वो चुनने के लिए जा रही है, ये पता तो चले। अभी भी कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है। मैं नहीं समझता कि वो जो बात इतनी जोर शोर से कही गई चुनाव आयोग के द्वारा या चुनाव अधिकारी द्वारा उसमें कोई अमल होता नजर नहीं आ रहा।
तो ये सबसे बड़ी बात है कि दो चीज़ें, आप तो एक संपत्ति का जो ब्यौरा देते हैं उसमें अगर कोई घालमेल है तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अगर सख्ती से नहीं लागू हुई तो कोई मायने नहीं देता। आपसे अभी मीडिया के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, भैया हमारे यहाँ एक स्थिति आ गई जब से सोशल मीडिया को हम लोगों ने प्रश्रय देना शुरू कर दिया, तो वो एवरी लूज टॉक दैट गोज इनटू द पब्लिक becomes news now, it becomes journalism. So that by itself is a very huge setback to the credible media. आप प्रिंट मीडिया में, चूंकि प्रिंट मीडिया में रहा हूँ इसलिए उसकी तारीफ नहीं करा, लेकिन प्रिंट मीडिया की कम से कम ये मजबूरी तो है कि वो किसी खबर को अनप्रिंट नहीं कर सकते, तो उसको कम से कम सही बनाए रखने की कोशिश करती है, वैसा और कौन करता है। और चुनाव का माहौल, चुनावी सुधारों की चर्चा करने का भी एक माहौल होता है। तो नंदी जी, आपको क्या लगता है कि कोई एक या दो ऐसे चुनावी सुधार जो तुरंत किए जा सकते हो आपकी निगाह में? मेरे तो दो ही पॉइंट्स दिखते हैं कि जितने आजकल जितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं, करप्शन चार्जेस और उनके क्रिमिनल चार्जेस उनके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा है। इस पे तो कुछ एक रोक होनी चाहिए या रिफाइनमेंट होना चाहिए सो दैट उसको स्क्रीनिंग किया जा सके। दूसरा पॉइंट है कि हम डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो हमें ये भी होना चाहिए कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं उनका एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए, उसका लेवल, अगर उसका सोचने की, उसके प्लानिंग करने की, लोगों के डेवलपमेंट के बारे में अगर उसको सोच रहे हैं, माने कुछ करना है, तो उन्हें भी ज्ञान होना चाहिए उसका। तो दे शुड हैव ऑल्सो कि उनका भी एक लेवल होना चाहिए जिससे कि वो प्रगति बनी रहे। बस दैट इज टू पॉइंट्स। नहीं, उसमें आप कुछ एक बातें जो अभी चली रही हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन में बात चली रही है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड पे बहस चली रही है। तो अगर सबसे बड़ा कोई बदलाव पिछले 10-1 सालों में आया है कि पूरा चुनाव जो है विचारों और व्यक्तियों से उसको खिसका कर पैसे और टेक्नोलॉजी पे कर दिया गया, पैसे का इतना बोलबाला हो गया है। तो एक तो है कि भाई उसकी लिमिट क्या होती है और उसको पारदर्शी करें, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें चली रही हैं, कुछ ना कुछ रास्ता, थोड़ी देर हो चुकी है। लेकिन जो एकदम डुएबल चीज़ें हैं, अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया, जैसे कि मुख्य चुनाव आयुक्त से भी बात की थी और उनसे भी मैंने यही सवाल पूछा कि कोई ऐसी एक चीज़ आप बताइए जो तुरंत सुधर सकती हो। तो सबको ये दिख रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनकी तो एक खर्च करने की सीमा है और बेशर्मी से सारी पार्टियां सारे के सारे खर्चे पार्टी के नाम से करते हैं, पार्टियों पे कोई सीमा नहीं। और ये फाइल केंद्र सरकार के पास कई सालों से पड़ी है। अब उसका भी तो कोई अनुपात होना चाहिए ना, कि अगर आईपीएल में खिलाड़ी पे कोई लिमिट होती है तो आईपीएल की टीम की भी कोई कैपिंग होती है। हम अपने हिसाब से तय कर लें। मान लीजिए कोई कैंडिडेट बहुत अच्छा है तो पार्टी उससे कितनी स्ट्रांग होगी, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। तो मान लो 80 लाख की लिमिट इसकी है, तो पार्टी की भी खर्च करने की लिमिट 1-1.5 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए, लेकिन पार्टी 100 करोड़ खर्च कर रही है। तो वो तो साफ साफ दिख रहा है कि जितनी होर्डिंग्स लगी हैं, जो टीवी पे आ रहा है, और आजकल तो उन्होंने कहना भी शुरू कर दिया है कि हम सारे होर्डिंग के खर्चे पार्टी करेगी ताकि वो उम्मीदवार के खर्चे में ना गिना जाए। तो उम्मीदवार तो जो अपना एफिडेविट करते हैं और इतनी शराफत से करते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे पैसे बच गए, सबको दिख रहा होता है। तो ये तो एक डुएबल चीज है। दूसरी बात, और फाइल पड़ी हुई है और इसमें कोई बहुत गणित लगना नहीं कि आप खुद बैठ के तय कर लीजिए कि पार्टी की लिमिट कितनी होगी। मान लीजिए मध्य प्रदेश में 230 सीट है, तो 80 लाख या 1 करोड़ जो भी लिमिट आप रखिए कैंडिडेट की, और आप रख लीजिए 1 करोड़ पार्टी की, 2 करोड़ रख लीजिए, तो पार्टी को 460 करोड़ करना अलाउड होना चाहिए। इतना उसको छूट मिल जाए कि वो जिस जगह करना चाहे उस जगह कर ले, कैंडिडेट तो वहीं पे कर पाएगा, पर उससे अधिक तो नहीं होना चाहिए। हजारों करोड़ में जो जा रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। ये तो बहुत जल्दी हो सकता है, इस पर कोई आवाज उठनी चाहिए। दूसरा जो आपने बात उठाई कि भाई कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह पे, तो दुनिया में कोई भी जगह, इसी पे हम आने वाले थे कि डेमोक्रेसी अभी हमारी बहुत यंग है। दुनिया में किसी भी जगह सिर्फ संख्या बल पे कुछ होता है? संख्या बल पे कहाँ पे डेमोक्रेसी होती है? अमेरिका में हिलरी क्लिंटन को ट्रंप से करीब 10 लाख वोट ज्यादा मिले थे, लेकिन फिर भी ट्रंप प्रेसिडेंट बने। वहां एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। तो कोई ना कोई चीज ऐसी आनी पड़ेगी कि सिर्फ मेजॉरिटी वोट्स नहीं, उसमें इलेक्टोरल कोच टाइप की चीज होनी पड़ेगी। तो वो अब समय आ चुका है क्योंकि क्या होता है कि फिर मेजॉरिटी चाहे वो जात वालों की हो चाहे कम पढ़े लिखे की हो,
तो वो टिरनी ऑफ मेजोरिटी उसको बोलते हैं। जैसे अगर व्यक्ति अधिनायकवाद करता है उसको बोलते हैं व्यक्ति की डिक्टेटरशिप, लेकिन हर बात को मेजोरिटी है जो बोलेगी वो सही करना है और उनकी संख्या कम पढ़े लिखे और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों की ज्यादा है, तो फिर तो वो टिरनी ऑफ मेजोरिटी हो गई। तो अब इन दो चीजों के लिए तो समय बिल्कुल परिपक्व है कि पार्टियों का खर्च और ये कोई ऐसा राइडर, कोई ऐसी चीज इंट्रोड्यूस की जाए कि अब क्वालिटी पे क्वांटिटी भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत ध्यान क्वालिटी पे भी होना चाहिए। अब मैं आखिरी एक दो चीजों की तरफ बढ़ूंगा। एक तो जो इस बार जो मैनिफेस्टो हुए हैं, अब भाजपा ने तो आधिकारिक तौर पर आज दिनांक तक तो नहीं दिया है, लेकिन कुछ बातें कर रहे हैं। बाकी जो मैनिफेस्टो कांग्रेस या अन्य पार्टी ने दिए हैं उसके बारे में यदि आप कुछ एक दो शब्द कहना चाहें। देखिए, मेरी तो सारी परेशानी सिर्फ एक ही है कि हमारा राज्य आर्थिक रूप से वेल मैनेज नहीं है। अगर 3 लाख करोड़ उधार है तो उस पे करीब 25 लाख रुपए तो ब्याज में देने हैं, वो भी मुझे ही देने हैं। तो जब तक हम लोग ये विचार नहीं करेंगे कि राज्य कैसे मैनेज हो, और नंदी जी ने जो कहा और आपने कहा, तो इंदौर में कैंडिडेट ने अपने खिलाफ जितने क्रिमिनल मुकदमे हैं उसकी लिस्ट नहीं दी और चुनाव अधिकारी ने उनको उम्मीदवार बना दिया। ऐसे ही भोजपुर में जिस आदमी पर 300 करोड़ रुपए बैंक के देना बाकी हैं और उस पर 80 मुकदमे बाकी हैं, पर वो हमारी सांस्कृतिक पार्टी का कैंडिडेट है। तो मूर्ख तो जनता है, जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पा रहे। तो ये जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तो कोई चुनाव सुधार ठीक नहीं होगा। एक मुझे लगी है हम लोगों की मतलब पिछले कई चुनावों में हम लोगों ने एक अजीब किस्म की गिरावट देखी है व्यवहार में और विमर्श में। देखिए, हम लोग ऐसे भी चीफ मिनिस्टर को जानते हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं या कामराज नादार हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा आगे नहीं थे, लेकिन व्यवहारिकता की दृष्टि से जो देखा जाए तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छे नेताओं में से थे और सबसे ईमानदार नेताओं में थे। कर्पूरी ठाकुर के बारे में आज भी बिहारी लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि उनसे बेहतर चीफ मिनिस्टर को नहीं मिला जहाँ तक ईमानदारी का, और कोई पढ़ाई लिखाई वाली बात नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको लेके वो आज के दायरे में फिट हो सके। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो वक्त गुजर गया। अब तो हर चीज़ जो है, आप जितने भी कानून बनाते हैं उनसे निपटने का रास्ता लोग आप ढूंढ लेते हैं। तो आप किस तरह से रिफॉर्म लाकर इसको हासिल कर सकते हैं। देखिए, आपने जैसे कहा कि भाई इंदौर में ही एक व्यक्ति जो है वो अपने आपराधिक मामलों के बारे में पूरी विवरण नहीं देता है और उसके बाद में भी उसको कोई रोकने वाला नहीं है। हाईकोर्ट में अगर जाएं आप तो जाएं, कोई वो जब तक फैसला आएगा। इससे पहले भी एक मंत्री महोदय हैं जिन्होंने पेड न्यूज़ को लेके अभी तक उनके बारे में चल रही है चर्चा, वो कुछ भी नहीं हुआ उनका। 2 चुनाव 3 चुनाव 2008 से 2023 आ गया। तो आज इतने सारे चुनाव जो हो चुके हैं उसके बावजूद अगर उनका कुछ नहीं बिगड़ा तो ऐसी चुनाव व्यवस्था का क्या मायना है जब आप किसी कानून को बनाने के बावजूद उसमें कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। तो कुल मिला के सबसे बड़ी बात यह ना कि लॉ से ज़्यादा जरूरी है एनफोर्समेंट इवन हैंडेड होना चाहिए, और वो ये समस्या है कि वो हम लोग नहीं कर पा रहे। एक ही इशू को देख लीजिए, एक व्यक्ति को साक्षात लोकसभा में एक दूसरे व्यक्ति को गाली देते हुए देखा गया और उसके बारे में जब बातचीत के लिए उनको बुलाया गया लोकसभा की कमेटी के द्वारा, तो वो ये कह के बरी हो गए कि नहीं साहब, मुझे तो बहुत काम है, मैं जब खाली होगा तब आ जाऊँगा। वही काम जब दूसरी महिला सांसद ने किया तो आप उस पर एतराज उठा रहे हैं, उस पर बीसी तरह की। हालांकि बाद में इवेंचुअली आपने इस बात को इसलिए मान लिया कि आखिर कहीं ना कहीं जाके उस पर अपील होगी तो वो आप कर नहीं पाएंगे। तो कुल मिला के इतनी असमानता अगर व्यवहार में है आपको एनफोर्समेंट के लिए, तो उसमें आप किस तरह के कानून लाके, किस तरह के रिफॉर्म्स लाके हासिल कर। आप कुछ मैनिफेस्टोस, अभी तो सिर्फ चर्चा हुई है, कांग्रेस ने दिया है। मैंने तो सिंपली मैंने मैनिफेस्टो एनालाइज किया नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत मुझे जितना लगता है कि मैनिफेस्टो में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड का शायद डिफरेंस होगा।
आइडियाज में मोरलेस सबको एक ही है, मुझे तो यही लग रहा है, केवल मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। लेकिन मैनिफेस्टो, मैंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा है और वही अभी इस वक्त उपलब्ध है, बाकी कोई मैनिफेस्टो आया चर्चा हो रही लेकिन उपलब्ध नहीं। और वचन पत्र के नाम से है उनका, लेकिन ये है कि वो काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत विरले ही ऐसे वचन पत्र देखे हैं जो इतनी प्रतिबद्धता के साथ में हर इशू को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। ये संभव है नहीं, वो अपनी जगह अलग है, लेकिन उतनी प्रतिबद्धता उनकी है, कमिटमेंट है, ये अपने आप में एक उपलब्धि है। कुल मिला के इसका लबो-लुबाब यही है कि जो आप भी चर्चा जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि दोनों ही पार्टियों का यदि देख लीजिए तो और उनके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को अगर मैच करिए तो जमीन आसमान का अंतर है। जहाँ एक तरफ आप मात्र 68,000 जॉब्स दे पाए, तो भाजपा अभी उनका वचन पत्र आया नहीं, लेकिन चर्चा जो हो रही है उसमें कि हर परिवार में से एक को जॉब देंगे। तो अगर मान लीजिए आपके पास 1.5-2-3 करोड़ परिवार हैं, तो क्या आप 3 करोड़ जॉब 5 सालों में दे पाएंगे? थोड़ा सा अतिशयोक्ति लगती है। उसके बाद अब बाकी के जो दोनों ने, जिसको कुछ लोग रेवड़ी कहते हैं, कुछ लोग वेलफेयरिज्म कहते हैं, दोनों का मोटा मोटा जो बिल आ रहा है वो 25 से 30% जो हमारा जीडीपी है उसके आसपास आ रहा है। तो 25 से 30% करीब चला गया, उसको रेवड़ी बोल लीजिए, गजक बोल लीजिए, वेलफेयर बोल लीजिए, उतना ही चला गया आपका लोन, जो आपके इतने लोन है चुकाने में। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, तो करीब 70-75% ऑलरेडी आपका शुरू करने से पहले आपके हाथ में कुछ नहीं है, बनिस्बत इसके कि या तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं या लोन और लें, लोन ट्रैप में आते रहें। तो आपके पास वो विंडो स्पेस बहुत कम है। उसमें एक छोटी सी बात हम कह सकते हैं कि फिर अब ये जो चीज़ है, कोई सरकार किसी की भी आए, अब वो इसको रोक नहीं सकते। अब आपने एक बार 1500 रुपये दे दिए, उसको किसी न किसी रूप में उस फैमिली या उस औरत तक पहुंचवाने। तो अगर इतना खर्चा होना ही है तो सिर्फ इतना मैथ ठीक रखें कि जितने प्रतिशत की रेवड़ी दें उतने की गजक दें। गजक मतलब जो अमीरों को दिया जा रहा है। मान लीजिए केंद्र में 10 लाख करोड़ किसी ने माफ किए, वो 10 लाख करोड़ तो हार्डली 50,000 लोगों के माफ होते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन वही 10 लाख करोड़ अगर आप नीचे डायरेक्ट बांट देंगे, आप बोलेंगे 20 लाख करोड़ है नहीं हमारे पास, तो 5-5 कर दीजिए। अगर दोनों का बैलेंस बराबर रहेगा, क्योंकि कई बार ग्लोबल सिनेरियो में बड़ी इंडस्ट्री भी फेल होती है, उनको भी आपको बूस्टर देना है, पर कितना देना है? एक को तो आप 10 लाख करोड़ दे रहे हैं और एक को 500 रुपए देकर निपटा दे रहे हैं। तो इसका एक बैलेंस रखना पड़ेगा। पर मुझे लगता है कि बस अगर मैच ठीक हो जाए तो ना रेवड़ी में दिक्कत है, ना गजक, और उधार को मैनेज करना पड़ेगा, करप्शन रोक के और प्रोडक्टिविटी बढ़ा के। अब एक न्यूज़ और चुनावी डाइजेस्ट हो और उसमें आप उसको गैम्बलिंग कह सकते हैं, आप उसमें भविष्यवक्ता कह सकते हैं। अगर हम कोई बात इतने अनुभव के बाद ये बताए नहीं कि क्या होने वाला है, तो शायद हमें बुद्धिजीवी कहलाने का हक नहीं है। तो बारी बारी से मैं सबसे पूछूंगा। पहली भविष्यवाणी तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, और चूंकि मैं 25 साल से कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी के बारे में कर रहा हूँ। 25 साल में एक ही बार गलत हुआ है, जब 28 चुनाव हुए थे। हाँ, बाकी कभी भी गलत नहीं हुआ। तो दोनों पार्टी के बारे में मेरे जो भविष्यवाणियाँ हैं, एक उसका प्रोसेस है, उसके आधार पर मुझे आज भी लगता है कि कांग्रेस जीत रही है। ये तो मैंने नवंबर 2022 में बता दिया था, लेकिन आज दिनांक तक भी किसी बड़े चैनल ने उनको 122 या 128 से अधिक नहीं दिया। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज भी, आज की तारीख में कांग्रेस 130 पर खड़ी है और उससे आगे ही जाएगी। वो उस पर निर्भर करेगा कि वो अपना अप्रोच कैसे चेंज करती है। फिलहाल तो ये मान के बैठे हैं वो लोग कि जनता ही जिता रही है। तो ये मेरे लिए रिस्क है, क्योंकि 1 महीने में ये सारी बातें सामने आने वाली हैं। पर मेरा मानना ये है कि वर्तमान माहौल को देखते हुए कि यहाँ पे कांग्रेस को एज है। अगर आप लोग कुछ कहना चाहें सटीक। भविष्यवाणी करने में मेरा विश्वास बिल्कुल भी नहीं रहा कभी भी, खासतौर से चुनावों को लेके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 2 चीज़ें जो कांग्रेस के पक्ष में जाती है, वो ये है कि पिछली बार उनसे सरकार छीनी गई, उसकी कितनी सहानुभूति उनके लिए है उसको लेके ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है और कुल मिला के प्रशासनिक अक्षमता नज़र आई है, उसको देखते हुए मैंने अनेक लोगों से, जिन लोगों से बात की, मैंने उन लोगों से भी बात की पहले कभी सरकार के पक्षधर होते थे, वो भी कहते हैं कि इस बार मामला जरा नाजुक है। तो कुल मिला के लगता तो ऐसा है कि परिवर्तन है,
वो जय है, और चाहे कितनी बड़ी टक्कर हो, लेकिन परिवर्तन के आसार नज़र तो आते हैं। लेकिन मैं भविष्यवाणी के तौर पे नहीं कहना चाहूँगा, मैं एक वोटर की तरफ पे कहना चाहूँगा। ये अभी के परिस्थितियाँ देखिए, चुनाव में हम लोगों ने अभी तक जो तजुर्बा हम लोगों का रहा है, अनेकों बार ये महसूस किया है कि कई आखिरी दिनों में तो ये कह पाना बहुत आसान नहीं होता। लेकिन जैसे पहले पे कह रहा था आपसे कि इमरजेंसी के टाइम पे ये मतलब मैं इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन करने को था उस वक्त में, और चुनाव घोषित हो चुके थे और मैंने उसी वक्त में करीब किया था। उस जमाने में इंडियन एक्सप्रेस की हालत कुछ जैसे मैंने कहा था आर्थिक रूप से बहुत ख़राब थी। तो ये कहा गया कि भाई आप इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन करने के बड़े आतुर दिख रहे हैं, लेकिन अगर ज्वाइन किया आपने और इंदिरा गांधी जीत गई तो फिर क्या होगा। तो कुल मिला के स्थितियाँ ऐसी बनती रही, लेकिन उस वक्त में जो रिजल्ट आया उसको देखते हुए आपको ऐसा लगता है कि भाई कई मरतबा जो लोगों की दबी हुई तमन्ना जो है वो बड़ी जोर से उभर कर आती है, वो ऐसा नजर आ रहा है कि अभी होता दिखाई दे रहा है इस बार में। आपकी राय कुछ? मैं नायडू साहब की राय से एग्री करता हूँ, और जो हवा है वो बदलाव की है, पर साथ में जो फीडबैक है वो ये कि जहाँ पे हम कहते हैं कि बदलाव है, फीडबैक में मामला 130-120 के बीच ही है। इसमें एक चीज़ और मुझे भी लगती है कि ये खास बात ये है कि देखिए बार बार अगर आपको अपना स्टैंड बदलना पड़ रहा है। देखिए एक वक्त था जब आप शिवराज सिंह को ये मानते थे कि उनकी पैन मध्य प्रदेश प्रेजेंस है, उनके अलावा बीजेपी में ऐसा कोई लीडर नहीं है स्टेट लेवल पे जिसके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर में आवाज़ है। उनको आप करीब तहखाने में डाल चुके हैं एक लिहाज से, तो उनके अपने हिसाब से। लेकिन और अभी जिनके नाम से चुनाव लड़ा जा रहा है वो भी ये बार बार कहने के लिए मतलब मंजूर नहीं करते कि भाई उनके खिलाफ भी कोई एंटी इनकम्बेंसी है। अभी आप देखिए दोनों के खिलाफ है, स्टेट लेवल की लीडरशिप के खिलाफ भी है और नेशनल लेवल की लीडरशिप के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। उसका अंदाज हम लोगों का क्यों नहीं लगा? आपकी कोई राय? मैं तो प्रिडिक्शन एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आई शैल नॉट बी सरप्राइज्ड कि ये चेंज होगा। बाकी जो ये बात कहते हैं थोड़ा सा उसमें इस पर अंत करेंगे बोलते हुए कि शिवराज को तहखाने में डाल दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है कि अगर मुकाबला कांटे का हुआ 120 और 130 के बीच में अगर सीटें आई तो शिव महाराज की जोड़ी इतनी आसानी से गद्दी नहीं छोड़ने वाली। अभी कुछ दिन पहले ही एक स्कूल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गए थे तो अगल बगल जो दो लोग बैठाए हुए थे, एक संकेत को देने के लिए था कि यदि कुछ हेर फेर होता है तो ये 3 व्यक्ति हैं, और जो तीसरे व्यक्ति हैं उनके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि शायद वो अपना चुनाव भी मुश्किल से जीत पाए। अगर 150 जैसा कि दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं, भाजपा तो शुरू में 200 बोल रही थी, बाद में 500 पे आके टिकी। कांग्रेस तो एक बार शुरुआत में 175 बोला था, लेकिन उसके बाद से लगातार वो 150 बोल रही है। तो अगर 130 के आसपास गाड़ी टिकी किसी भी तरफ, तो किसी भी हाई कमांड के लिए पेच इतना आसान नहीं होगा। आपने राजस्थान का भी सीन देखा है। तो जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि शिवराज को तहखाने में डाल दिया, वो निर्भर करेगा आंकड़े पर। आंकड़े 150 हो गए तो फिर 6 महीने की शांति है, लोकसभा चुनाव था। तो अगले वीडियो तक, जो कि हम वोटिंग के दिन के बाद आपके समक्ष लाएंगे, वोटिंग के बाद, लेकिन आपके फैसलों के दिन से पहले हम अपना निर्णय आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।